Hello बच्चों, good morning to all of you. My dear students, I hope you are all fine at your home. Students, today we have a previous chapter number 9, Challenges of Nation Building, class plus 2, subject Political Science. We have already discussed this chapter in previous lecture. What is the challenges of nation building? Challenges means what is the problem faces to the Indian reformer after the independence. How we can integrate our India? Because after the independence of India, Indian Union territory and Indian states are separate from each other. They are under the provincial states and some British colonialism. कि वो सारी की सारी उस टाइम क्या थी, प्रिंसिपल स्टेट्स थी, उनको इंटीग्रेट करना क्या थी, ये हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम थी. दैट टाइम वाज वेरी क्रिटिकल फॉर द इंडियन रिफॉर्मर्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम इंडिया को कैसे इंटीग्रेट करें. इंटीग्रेट मीन्स इंडिया डिवाइडेड इनटू 500 अबव प्रोविंसेस विच आर अंडर डिफरेंट रॉयल्स फैमिली के जो अलग अलग एक रॉयल फैमिली के अंदर डिवाइड हुई थी. तो ये उनके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि उनको कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके एक इंडिया को यूनिटी के अंदर मेंटेन करें. तो जो प्रॉब्लम उस टाइम हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स को, इंडियन जो स्कॉलर थे उस टाइम उनको फेस करनी पड़ी, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज ए चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग. डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी, डेफिनेशन ये भी हम अभी इसकी कर चुके हैं. फिर हमारे लिए क्या था, प्राइमरी चैलेंजेस थे. कौन कौन से थे? दीन दयाल उपाध्याय, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, यूनिटी एटसेट्रा. फिर हमारे बेसिक चैलेंजेस थे. बेसिक चैलेंजेस क्या थे कि फर्स्ट तो ये था कि हमने एक अपनी इंडिया को शेप देनी थी एक यूनाइटेड नेशन के अंदर, क्योंकि जो प्रिंस स्टेट हैं दे आर सेपरेटेड डिफरेंट प्लेसेस. इनको इंटीग्रेट, इनको यूनिटी के अंदर करना सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी. एस्टेब्लिशन डेमोक्रेसी, फिर उस टाइम लोगों के ऊपर ऐसी सरकार का अपॉइंट करनी कि जो सिर्फ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल, के जो इंडियन पीपल के लिए वेलफेयर के लिए ही काम करें. एंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल, सबको इक्वल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से इंश्योर हो. जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैन नॉट अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ स्पेशल रिलीजन विच आर हार्मफुल टू द अदर कम्युनिटी, के जो दूसरी कम्युनिटी के लिए हार्मफुल हो. हमारे इंडिया की कंट्री जो है, स्टेट है, वो ऐसा कोई रिलीजन अडॉप्ट नहीं करेगी. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. फिर हमारे फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग कौन कौन से थे? पार्टीशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मर्जर ऑफ प्रिंस स्टेट, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. रीऑर्गेनाइजेशन मीन्स के हमारे इंडिया की जो स्टेट्स है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस. सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये थी. हम अभी इसके ये दो जो हैं डिस्कस कर चुके, पार्टीशन और मर्जर ऑफ प्रिंस स्टेट्स. नाउ वी विल रीड अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. हम अभी इसके बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर द definition, meaning, intro of the reorganization of a state. Yes, my dear students, let us come to the meaning of the reorganization. What is the meaning of the reorganization? The act of organizing something again in order to improve it. Means when we can any kinds of act to improvement something, it is known as a reorganization. कि हम जब किसी चीज़ को कुछ रीऑर्गेनाइज, उसको पुनर् या उसको रीनेसेंस करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं, दिस एफर्ट्स इज नोन एज ए reorganization. After the independence of India, it is a major challenges to integrate our Indian society, our Indian states. तो उनको रीऑर्गेनाइज करना ही सबसे मेजर प्रॉब्लम थी. उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो उस टाइम हमारे लिए एफर्ट्स थे, जो हमने एफर्ट्स किए, इट इज चैलेंजेस. तो वो हमारे चैलेंजेस थे. मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग अगेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, कि कोई ऐसे एफर्ट करने जिसके अंदर हम किसी ऑर्डर को पहले उसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करें, फिर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करें. दिस इज नोन एज ए मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्या है? बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 565 प्रिंसली स्टेट. कि जब हमारा इंडिया
आज़ादी से पहले क्या था, ये 565 प्रिंस स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट थी उसके अंदर ये डिवाइडेड था। प्रिंसली स्टेट्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉयल किंग, के जो उस टाइम हमारे नेटिव लैंड थे, जो नेटिव किंग थे उनके कंट्रोल के अंदर थी। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थी, नॉट ए डायरेक्ट कंट्रोल। कि जो ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी वेलफेयर फॉर द पब्लिक, कि जो भी अपनी पब्लिक के लिए कोई वो पॉलिसी वगैरह बनाते थे तो वो उसको डायरेक्ट लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। वो क्या करते थे, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रिंसी स्टेट्स के जो उस टाइम रॉयल फैमिली के किंग थे या उस टाइम के महाराजे या राजे थे, उनके थ्रू वो क्या कराते, रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए या अपनी प्रिंसी स्टेट्स के ऊपर कोई लॉ को लागू करने के लिए इनडायरेक्टली अप्रोच करते। These indigenous princely states believed in independent governance, which was the biggest obstacle in building a strong India. तो उस टाइम जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, they are ignored the resolution of the Indian reformer to maintain India in one unity. उन्होंने उनका जो रेजोल्यूशन था वो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग अपनी अपनी प्रोविंसेस के ऊपर ही अपना कमांड रखेंगे, अपनी पावर रखेंगे। वी आर नॉट एग्री टू मेंटेन आवर इंडियन वन यूनिटी, कि हम लोग एक यूनिटी के अंदर इंडिया को नहीं कर सकते। एट दिस टाइम इंडिया हैड 3 टाइप्स ऑफ स्टेट। तो उस टाइम क्या थी हमारे पास, 3 टाइप्स की स्टेट थी। फर्स्ट टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, विच टेरिटरी विच स्पेशल रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, कि जो हमारा उस टाइम का टेरिटरी का एरिया था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर था या कंट्रोल के अधीन था, जिसके ऊपर हमारे ब्रिटिश क्या करते, कोई भी लॉ और अपनी रूल और रेगुलेशन बनाते, वो हमारे ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी से। सेकेंडली प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉयल किंग, रॉयल फैमिली, किंग एंड किंगडम्स, जो हमारे उस टाइम के रॉयल फैमिली के जो राजे महाराजे थे उनके अधीन थी। दे आर नेटिव लैंड्स, वो उनकी नेटिव लैंड्स थी। हायरार्चिकल ऑर्डर था, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हिज सन विल बी ए किंग ऑफ दैट प्रिंसली स्टेट। तो ये हमारी एक थी। नेक्स्ट द कॉलोनियल टेरिटरी ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल। व्हाट इज द कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल, के ये कॉलोनियल से क्या थी, कॉलोनियल से कि फ्रांस क्या था अपने इंडिया के अंदर, उन्होंने कुछ ऐसी अपनी स्पेशल रीजन को, स्पेशल प्लेस को अपने कॉलोनी बनाया था कि सिर्फ वो आके वहीं पे अपना ट्रेड करता और ट्रेड करने के बाद वहीं से चला जाता। वो जो टेरिटरी थी, स्पेशल टेरिटरी, वो फ्रांस के अंडर ही थी, नॉट फॉर ए ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट्स। उसके ऊपर ना तो ब्रिटिश का कोई रोल था, ना प्रिंसली स्टेट का कोई रोल था, ना इनका कोई हक था, ना उनका। सिर्फ क्या करते, जो फ्रांस और पुर्तगाल थे या पुर्तगीज थे, वही आते इंडिया के अंदर आके अपना ट्रेड करते, अपना व्यापार करते, या कोई भी रूल एंड रेगुलेशन होता तो वो उस स्पेशल रीजन के अंदर जो सिर्फ अंडर द पुर्तगाल और फ्रांस के लिए था, उसी के अधीन काम करता। वो उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी काम नहीं कर सकती, ना तो ब्रिटिश इंडिया ना प्रिंसली स्टेट्स। एक तो ये थी। तो इट्स अ मेजर चैलेंजेस हाउ टू इंटीग्रेट दैट टाइप ऑफ टेरिटरीज। तो ये हमारे लिए एक मुश्किल थी कि इसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए ताकि लोगों को इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट और इंडियन पीपल के राइट्स और ड्यूटीज उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। तो ये एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, तो वो जो स्टेट्स थी, कुछ स्टेट्स ने अपने आप को इंडिया के अंदर मिक्सअप करने के लिए एग्रीमेंट दिए, और कुछ क्या थी स्टेट थी, दे वांट टू मिक्सअप विद द पाकिस्तान नेटिव, पाकिस्तान स्टेट, कुछ पाकिस्तान स्टेट के साथ अपने आप को मिलाना चाहती, बिकॉज सम पीपल स्पॉट 2 नेशन थ्योरी इन प्रिंसली स्टेट, कि जो प्रिंसली स्टेट्स के कुछ लोग थे वो 2 नेशन थ्योरी के अंदर ही अपने आप को काम में लगाने की कोशिश करते थे, कि हम लोग सिर्फ क्या है 2 नेशन के अंदर ही काम करेंगे। मीन्स वी आर फॉलो ऑफ द पाकिस्तान कंट्री और वी आर फॉलो ऑफ द इंडियन कंट्री। हो कुछ उसमें से तो जो थे वो पाकिस्तान के फॉलोअर थे, कुछ इंडियन के फॉलोअर थे। और इंडिया वन स्टेट डिवाइडेड इनटू 2 नेशंस, पाकिस्तान एंड इंडिया, इट इज़ नोन एज ए 2 नेशन थ्योरी। ये 2 नेशन थ्योरी थी, किसकी दी हुई थ्योरी थी, ये आइडियोलॉजी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, ये आइडियोलॉजी थी 2 नेशन थ्योरी की।
बट जो मोहम्मद अली जिन्ना थी वो टू नेशन थ्योरी के थे। जो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे हम कहते हैं, ही वॉज द अपोजिट ऑफ टू नेशन थ्योरी, वो टू नेशन थ्योरी के अपोजिट थे। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस 562 प्रिंस स्टेट हैड in order to join the Indian Confederation except Hyderabad, Junagadh, Bhopal and Kashmir. We have already discussed 5 जो थी उस टाइम हमारी 5 princely state refused to join the India independence के जो 5 हमारी यूनियन उस टाइम प्रिंसेस स्टेट थी, दे आर रिफ्यूज टू प्रपोजल मिक्सअप विद द इंडियन टेरिटरी। उन्होंने कुछ ने अपने आप को इंडिया के अंदर मिक्सअप करना क्या कहते हैं इग्नोर कर दिया या डिक्लाइन कर दिया। कुछ जो हमारी 562 थी वो इंडिया के अंदर अपने आप को ज्वाइन करने के लिए एग्रीमेंट कर चुकी थी। सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट कीप ऑन चेंजिंग ईयर बाई ईयर। तो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट लॉ इन द टू नेशन थ्योरी कि जब टू नेशन थ्योरी के अंदर कानून को इम्प्लीमेंट किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी लॉ, तो पाकिस्तान एंड इंडिया मेक ए स्पेशल प्रपोजल टू कैप्चर देयर रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज। तो वो अपनी अपनी जो उस टाइम की बाउंड्रीज थी उनकी नेटिव बाउंड्री, तो उनको अपने आप कैप्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया कि वो कहते हैं कि ये स्टेट हमारी होगी, इंडिया कहता है कि ये स्टेट हमारे अंडर रह के काम करेगी। तो ये हमारा उस टाइम का बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसके अंदर डिस्प्यूट हुआ बाउंड्री का। तो जब बाउंड्री का डिस्प्यूट हुआ, सम स्टेट इंडिया के अंदर जो थी वो अपने आप को क्या एक लैंग्वेज के अंदर डिवाइड होने के लिए अपने आप को एफर्ट्स कर रही थी। कुछ क्या कर रही थी, अपने आप को नेटिव लैंड के अंदर डिवाइड होने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए इंडिया के अंदर ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रही थी। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम टू इंटीग्रेट 565 प्रिंसेस स्टेट्स। तो उस टाइम ये मेजर प्रॉब्लम थी कि हमारा इंडिया 565 प्रिंसेस स्टेट्स एंड 7 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड था बिफोर पार्टीशन to 14 state and 6 union territory. Next, movement of linguistic states. Linguistics, what do you know about linguistic states? Which state follower of the languages? जो state independent on the language, जो state अपने आप को लैंग्वेज के ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहती थी वो क्या थी, हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या थी, हमारी उड़ीसा। The demand for state to be organized on a linguistic basis was developed even before India achieved independence before British rule. A first of kind linguistic movement started in 1895 in what is now Odisha. The movement gained momentum in later years with the demand for separate Odisha province to be formed by forgetting the exacting Bihar and Odisha. उस टाइम जो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी उड़ीसा ने उस टाइम मांग की थी कि हमें क्या हो, अपनी लैंग्वेज के आधार के ऊपर डिवाइडेशन हो। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मधुसूदन दास, द फादर ऑफ ओडिया नेशनलिज्म, द मूवमेंट इवेंचुअली अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव इन 1936 व्हेन उड़ीसा प्रोविंस बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट प्री इंडिपेंडेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। कि लैंग्वेज के हर एक स्टेट चाहती है कि हमारी जो डेवलपमेंट हो वो लैंग्वेज के आधार के ऊपर ही हमारी एक स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन हो, हम लोग अपनी लैंग्वेज के आधार के ऊपर ही अपने आप को क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। सबसे पहले जो स्टेट थी हमारी वो उड़ीसा थी, जो 1936 के अंदर एक सेपरेट स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट कि जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर एक स्टेट बना था हमारा, वो क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट। विच स्टेट इज नोन एज ए लैंग्वेज स्टेट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ उड़ीसा इन 1936 के अंदर। ये जो हमारी इसने जो कॉमन लैंग्वेज के आधार के ऊपर अपने आप को एक सेपरेट स्टेट अनाउंस किया था। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स विच ए मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द लैंग्वेज बेसिस कि जो मूवमेंट लैंग्वेज को बेस बना के स्टार्ट किया जाता है दिस नोन एज ए लिंग्विस्टिक मूवमेंट। उड़ीसा इज द फर्स्ट स्टेट विच आर रिकॉग्नाइज्ड लिंग्विस्टिक स्टेट इन 1936। फिर इसके बाद दूसरी बात आ गई कि हर एक स्टेट के अंदर ये डिमांड कम इंक्रीज होने लगी कि वो हर चाहती थी कि हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो पार्टीशन है वो लैंग्वेज के आधार के ऊपर ही हो।
फिर ये भी हमारे एक इंडियन फिलोसफर, जो हमारे इंडियन स्कॉलर थे, उनके लिए मेजर प्रॉब्लम बन गई थी कि जो हमारा इंडिया है इट इज़ डिवाइडेड इनटू सो मैनी लैंग्वेज स्टेट्स, कि ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा इंडिया को अगर हम अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो फिर उन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया इन 1948 के अंदर, किसकी सुपरविजन के अंदर, अकाधर कमीशन जिसे कहते हैं, उन्होंने 1948 के अंदर बनाया। जो क्या था, ये रेजोल्यूशन हर एक स्टेट का रिजेक्टेड करता था विच स्टेट बेसिस ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट, जो भी कोई भी स्टेट अपने आप को लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करती है, डिमांड रखती, दे रिफ्यूज़ल दे डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, तो वो उनकी लिंग्विस्टिक के ऊपर जो उनकी डिमांड थी वो उनको रिजेक्ट करती। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन दिसंबर 1953, फिर उस टाइम इसने 1953 के अंदर बनाया। With the remit to reorganize the Indian state, the new commission was headed by the retired Chief Justice of the Supreme Court, फजल अली। फिर फजल अली शाह जो उस टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस थे, इन्होंने 2 मेंबर के हेल्प के साथ एक कमीशन बनाया जो क्या करता था, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था ये अपने उस टाइम की जो स्टेट थी उस स्टेट को सिर्फ किसके आधार के ऊपर सिलेक्शन करता या एग्री करता स्टेट बनाने के लिए, जो स्टेट अपने डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए ईगर होती, नॉट फॉर ए लिंग्विस्टिक स्टेट। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑन September 30, 1955 with the recommendation for the reorganization of Indian state, which was then debated by the Indian Parliament. Subsequent bill were passed to make a change to the constitution and to admit the organization of the state. कि ये कमीशन स्लोली क्या हुआ, एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर जो था ख़त्म होना शुरू हो गया था। क्या शुरू हुआ था, ये स्टेट लैंग्वेज के आधार के ऊपर बनना, तो उस टाइम तो फिर इस जो बिल को हमारी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सिलेक्शन और इसके ऊपर डिवाइड होने शुरू हुई कि विच स्टेट डिमांड टू एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दिस बिल विल बी रिजेक्टेड, तो ये बिल रिजेक्ट किया जाएगा। इसके कुछ लिमिट एंड रेगुलेशन भी अडॉप्ट किए जाने लगे ताकि लोगों के अंदर या जो स्टेट ऑटोनॉमी है उसके अंदर लोगों को ये बिलीव ना हो, ये लोगों के अंदर फेथ ना बने कि हम लोग अपनी डिमांड जो है अपनी डिमांड को जो लैंग्वेज के आधार के ऊपर ना बना के फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर अपना आधार बनाए। दैट्स ऑल क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो था हमारा प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट we will discuss more concept related to this chapter. Today this chapter has been closed. Next day we will meet again. So thank you my dear students.